द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट और सबसे खूनी टकराव के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम उस रणनीतिक जाल को समझने जा रहे हैं जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। हम एक एक करके उन चरणों को देखेंगे जिन्होंने अजेय मानी जाने वाली जर्मन 6th आर्मी यानी छठी सेना को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया। इस पूरी लड़ाई के युद्ध क्षेत्र को हम मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। शुरुआत होगी अचानक बिछाए गए सोवियत जाल ऑपरेशन यूरेनस से, और फिर हम घिरी हुई छठी सेना ऑपरेशन विंटर स्टॉर्म की विफलता और अंततः ऑपरेशन कोल्स्टो और वोल्गा नदी के जमे हुए तटों पर धुरी राष्ट्रों के पूर्ण पतन तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं 1942 की सर्दियों की आहट के बीच हमारे पहले चरण ऑपरेशन यूरेनस पर। यहां हम एक बेहद कुशल और दोहरे घेराबंदी की रणनीति को समझेंगे। अब जरा नक्शे पर इस भारी बेमेलपन को देखिए। एक तरफ 10 लाख से अधिक जवान और 894 टैंकों वाली एक विशाल सोवियत फोर्स, और दूसरी तरफ उत्तर और दक्षिण के फ्लैंक्स यानी मोर्चों की रक्षा कर रही अत्यधिक फैली हुई कमजोर रोमानियाई सेनाएं। सोवियत योजनाकारों ने बहुत ही चतुर चाल चली। उन्होंने शहर के अंदर चल रही खूनी लड़ाई को किनारे रखा और सीधे इन कमजोर मोर्चों पर भारी प्रहार कर दिया। इसका नतीजा एकदम विनाशकारी था। 19 नवंबर को उत्तरी मोर्चे को तोड़ने से लेकर 20 नवंबर को दक्षिणी मोर्चे पर टैंकों से रौंदने तक सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। सोचिए, महज 4 दिनों के अंदर 23 नवंबर को सोवियत सेनाएं कलाच शहर में मिल गईं, और इसी के साथ इतिहास का सबसे घातक जाल पूरी तरह से बंद हो गया। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा चरण। जाल में फंसी हुई जर्मन छठी सेना के लिए अचानक से जो खौफनाक हकीकत सामने आई, वो वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। फंसी हुई छठी सेना को इस घेरे को तोड़कर बाहर निकलने की सख्त जरूरत थी, लेकिन आर्मी ग्रुप डॉन की कमांड से क्या आदेश आता है? रुकें। स्पष्ट आदेश मिलने पर ही ऑपरेशन थंडरक्लैप लागू करें। हिटलर की यह हट थी कि शहर किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाना चाहिए। बस इसी एक आदेश ने छठी सेना के कमांड को पूरी तरह से पंगु बना दिया। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, रसद यानी लॉजिस्टिक्स। किसी भी सेना को महज अपनी रक्षात्मक स्थिति बनाए रखने और जिंदा रहने के लिए रसद चाहिए। छठी सेना को हर दिन 750 टन सप्लाई की जरूरत थी। जरा अंदाजा लगाइए, हर रोज 750 टन गोला बारूद, ईंधन और खाना। लेकिन हकीकत क्या थी? जर्मन वायुसेना लुफ्टवाफे, जो हवा से सप्लाई पहुंचाने वाली थी, पूरी तरह फेल हो गई। वो हर दिन औसतन सिर्फ 105 टन रसद ही पहुंचा पा रही थी। कहां 750 और कहां 105, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई। इस भारी कमी ने फंसे हुए सैनिकों को जमा देने वाली ठंड और भुखमरी के बीच मरने के लिए छोड़ दिया। चलिए अब दिसंबर 1942 की तरफ बढ़ते हैं, हमारे तीसरे चरण पर, ऑपरेशन विंटर स्टॉर्म। ये इस घेराबंदी को तोड़ने का एक आखिरी और हताश बाहरी प्रयास था। इस टाइमलाइन की गंभीरता को समझिए। 18 दिसंबर तक फील्ड मार्शल वॉन मैनस्टीन का राहत अभियान फंसी हुई छठी सेना से महज 48 किलोमीटर दूर आकर रुक गया। लेकिन वही रणनीतिक चूक, छठी सेना को अभी भी वहां से बाहर निकलकर मिलने की इजाजत नहीं थी। बिना इस इजाजत के 23 दिसंबर को यह आखिरी राहत प्रयास पूरी तरह से नाकाम हो गया और इसे हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। जनवरी 1943 तक आते आते उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी थी। हम पहुंचते हैं चौथे चरण पर, ऑपरेशन कोल्सो और आत्मसमर्पण, जहां सोवियत हाईकमान ने एक व्यवस्थित विनाश का पूरा खाका तैयार कर लिया था। 7 जनवरी को सोवियत संघ ने आत्मसमर्पण की बेहद उदार शर्तें पेश की। उन्होंने सुरक्षा, उचित चिकित्सा, राशन और युद्ध के बाद स्वदेश वापसी की पूरी गारंटी दी। लेकिन जर्मन हाईकमांड, खासकर हिटलर, ने इन शर्तों को बिना सोचे समझे सीधे खारिज कर दिया। इस एक इनकार ने तय कर दिया कि अंजाम बहुत ही भयानक और खूनी होने वाला है। और फिर 10 जनवरी को सोवियत संघ ने ऑपरेशन कोल्सो लॉन्च किया। लगभग 7000 तोपों और मोर्टारों से एक ऐसी आग बरसी जिसने जर्मन डिफेंस के परखच्चे उड़ा दिए। इस लगातार बमबारी ने पहले से भूखे और थके हुए सैनिकों को वापस खंडहर हो चुके शहर की गहराइयों में धकेल दिया। जरा उस खंडहर हो चुके गम डिपार्टमेंटल स्टोर के तहखानों की हालत की कल्पना कीजिए। ये कोई बंकर नहीं, बल्कि साक्षात नर्क बन चुके थे। सोवियत मेजर अनातोली सुल्दातोव ने बताया कि गंदगी छाती तक आ चुकी थी और बदबू बर्दाश्त के बाहर थी।
ठीक इसी सड़ांध मारते तहखाने में जनरल पॉलस अंततः पकड़े गए, जो तब तक यही दावा कर रहे थे कि उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया है। दक्षिण में पॉलस के पकड़े जाने के बाद भी उत्तर में कुछ जर्मन सैनिक गोलियों से बचने के लिए हिटलर कपूत चिल्लाते हुए हथियार डाल रहे थे, लेकिन उत्तरी घेरे ने 2 और दिनों तक डटकर मुकाबला किया। फिर ये आखिरी रेडियो संदेश आया, आखिरी आदमी तक लड़े, जर्मनी अमर रहे। इसके बाद रेडियो पर हमेशा के लिए खौफनाक सन्नाटा छा गया। और जब 2 फरवरी को वोल्गा नदी पर अंततः वो सन्नाटा पसरा, तो तबाही का एक ऐसा मंजर सामने आया जिसे समझ पाना मुश्किल है। ये हमारा 5वां और आखिरी चरण है, इस युद्ध के चौंका देने वाले परिणाम। इन आंकड़ों को देखिए। खंडहरों से जो आखिरी 91,000 जर्मन कैदी पकड़े गए, उनकी किस्मत बहुत ही भयानक थी। इनमें से करीब 85,000 कैदी सोवियत शिविरों में भूखमरी, ठंड और बीमारी से तड़पकर मर गए। 91,000 की इतनी बड़ी संख्या में से महज 6,000 लोग ही जिंदा बचकर अपने घर लौट सके। इस एक लड़ाई में पूरा का पूरा स्टालिनग्राद शहर, लगभग 99% हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। दोनों तरफ मिलाकर करीब 15 लाख लोग मारे गए या घायल हुए। जर्मन छठी सेना का नामो निशान मिट गया, और सबसे बड़ी बात, अजेय माने जाने वाले जर्मन वेहरमाच का वो अभेद्य मिथक हमेशा के लिए टूट गया। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर स्टालिनग्राड की इस जीत ने सोवियत संघ को एक वैश्विक महाशक्ति बनने के राह पर खड़ा कर दिया, तो जरा सोचिए, अगर ये सोवियत जाल विफल हो जाता तो आज हमारी आधुनिक दुनिया का नक्शा कितना अलग होता। एक बार इस पर विचार जरूर